वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है अंतिम दौर 2 और इस पाठ का सेशन नंबर 5वां है। अगले परिच्छेदों को जो लेखकों ने पॉइंट दिया है वह है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। तो अब देखिए, अल्पसंख्यकों की समस्या मतलब बहुत कम लोगों की समस्या और किस प्रकार से मुस्लिम लीग की निर्मित हुई और उसमें मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने किस प्रकार से भारत में फूट डालने की कोशिश की थी, इसका वर्णन लेखक आगे कर रहे हैं। जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था कि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक है। तो अब लेखक कहना चाहते हैं कि देखो, ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी कि भारत पर कब्जा करना, आक्रमण करते रहना और सारे भारत को अधीनस्थ कर लेना। और इसके लिए जब इस प्रकार से कोई कार्य होते थे कि भारत को एक सूत्र में बांधने के, सांप्रदायिकता में बांधने के, तो वो लोग क्या करते थे, अलग अलग नीतियों के द्वारा फूट डालने की कोशिश करते थे। तो इस प्रकार सांप्रदायिक की समस्या को जोर दे रहे थे, जबकि भारत के जो हितचिंतक थे उस समस्या नहीं मान रहे थे, बल्कि सांप्रदायिकता को भारत की मजबूती मान रहे थे। वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। अब देखो, जो भारत के हितचिंतक थे उनका क्या मानना था कि सांप्रदायिकता जो बहुत कम लोगों के बीच में बनी हुई है, उसका बहुसंख्यकों में मतलब उसका परिवर्तन बहुत ज्यादा करना, कि बहुत सारे लोगों के बीच में सांप्रदायिकता का मिलान करना, कि लोगों के विचारों में परिवर्तन करना। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे। अब देखिए, यूरोप में जो जिस प्रकार से विश्व युद्ध में यूरोप की अवस्था हुई थी, अब भारत में राष्ट्रीय या जातीय जो आंदोलन हो रहे थे उससे भी बहुत सारी समस्याएं हो रही थी, लेकिन भारत पूरा राष्ट्र एकता के सूत्र में बांधने के लिए, सांप्रदायिकता के सूत्र में बांधने के लिए बहुत कम संख्या में लोग इसको मान्य कर रहे थे, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यक। अब यूरोप की समस्या क्या थी कि उसमें धार्मिकता ज्यादा जोर दिया गया था, लेकिन भारत में राष्ट्रीयता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में न कभी उठे हैं न उठ सकते। अब देखिए, हम देखते हैं कि धर्म की दृष्टि से, जातीय दृष्टि से भारत में बहुत मिश्रण है। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग भारत में सदियों से आए हुए हैं और अपना विशेषता, संस्कृति या सभ्यता घुल मिल गई है। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि जातीय सवाल भारत में कभी नहीं उठे और कभी नहीं उठ सकते। अब इसके पीछे क्या कारण था कि कभी भी जो भी समस्या निर्माण हो रहे थे वह अन्य कारण से हो रहे थे, लेकिन कभी जातीय सवाल भारत के मन में प्रश्न ही उठे ही नहीं। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं से ऊपर है। जातियां ये तो एक दूसरे में मिल जाती है या उनमें अंतर करना कठिन होता है। अब हमने देखा है कि अलग अलग बहुत सारे आक्रमक आए, बहुत सारे देश से, विदेशों से भारत में आकर वास्तव्य करने लगे, लेकिन उसमें कभी अलगाव दिखाई दिया नहीं, क्योंकि भारत ने उनकी सभ्यता संस्कृति को स्वीकारा और उन्होंने भारत की सभ्यता और संस्कृति को स्वीकारा, इसलिए उसमें कभी अलगाव दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक अद्भुत मिश्रण हो गया और इस प्रकार से सारी समस्याओं का वहां पर मूलता नष्ट हो गई थी। जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती और जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय और भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती। अब किसी भी कारणवश किसी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसकी जो मूल विरासत होती है वह कभी परिवर्तित नहीं होती। और इस प्रकार भारत में जातीय सवाल से लेकर कभी भी कोई समस्या निर्मित नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर हर जाति को समन्वय के रूप में स्वीकारा गया और अपना माना गया।
परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देने में ही होती है। अब हम सबको पता है कि किस प्रकार से जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने ओर खींच लिया था और इस प्रकार वह संप्रदाय से लेकर या राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार से वह मनमुटाव लाना चाहते थे, लेकिन फिर भी राजकीय शक्ति और समुदाय को वह बढ़ावा देने में लगे हुए थे और इस प्रकार से लोगों में वह वैमनस्य की भावना या किसी प्रकार से फूट पाड़ने की कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी ताकि प्रगति के मार्ग की रुकावट को दूर किया जा सके। अब देखिए, बहुत सारे शासक वर्ग या ब्रिटिश के अधीनस्थ रहने कर बहुत सारे लोग सांप्रदायिकता, धार्मिकता इस बीच में लगे हुए थे, भेदभाव के बीच में, लेकिन कांग्रेस जो थी वह सांप्रदायिकता का हल निकालने में लगी हुई थी और उसके भारत के विकास में, आम जनता के विकास में, उसके प्रगति के विकास में जो रुकावट आ रहे थे, ऐसे रुकावटों को वह दूर करना चाहते थे। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा दूसरे तमाम धर्मों के लोग जैसे सिख, ईसाई आदि भी शामिल थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उसकी मजबूरी थी। अब देखिए, कांग्रेस जहां पर वो सांप्रदायिकता के बारे में सोच रहे थे, उनके सांप्रदायिक समस्या के बारे में कुछ हल निकाल रहे थे, लेकिन उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म शामिल थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस समस्याओं का हल निकालना बहुत ही मजबूर हो गया था और इस प्रकार उस पर विचार करना अनिवार्य हो गया था। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या था कि राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। अब उनका मूल उद्देश्य क्या था कि हर, भले ही किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय से हो, लेकिन उनका मूल उद्देश्य था कि पूरे राष्ट्र की स्वाधीनता, पूरे देश की स्वतंत्रता और उसके साथ एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। कि जो लोक शासन होना चाहिए वह कैसे, किसी राजा के अधीनस्थ, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि वह लोकतांत्रिक, लोगों के अनुसार शासन करने वाला एक शासन होना चाहिए, एक राज्य होना चाहिए। कांग्रेस निसंदेह एका चाहती थी और उसे मानकर चलती थी। अब कांग्रेस का जो मूल उद्देश्य था वो एकता था और उस एकता को लेकर ही वो अपनी सारी डिसीजन और निर्णय लेती थी, पर उसे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था कि जिसकी वजह से वह भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक साँचे में कस दिया जाए। अब वो कभी भी वो पूरे देश में एकता चाहती थी, पूरे राष्ट्र में एकता चाहती थी और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य चाहती थी। इसलिए किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को वह एक साँचे में बांधना नहीं चाहती थी। इसलिए काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों को स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। तो इस प्रकार उसका हल किस प्रकार से निकाला गया कि प्रादेशिक स्वायत्तता को स्वीकार लिया गया, फिर विभिन्न समुदाय की स्वतंत्रता, उनकी सांस्कृतिक विकास का सुरक्षा, इन सारे तरीकों को निकालकर उस पर सहमति दर्शाई गई। दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अड़िग रही, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। अब देखो, कांग्रेस अर्थात गांधी जी हमेशा उन्होंने दो ही चीजों पर ज्यादा भर दिया, एक तो राष्ट्रीय एकता और दूसरी थी लोकतंत्र अर्थात लोकतांत्रिक, लोगों के अनुसार, जनता के अनुसार राज्य निर्माण करना। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही, चाहे कितनी भी समस्या आई, लेकिन उन्होंने अपने राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र इस बात पर वह हमेशा डटे रहे। गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्रता का समर्थन किया।
आप देखिए उस समय ब्रिटिश सरकार को बहुत सारे कांग्रेस के जो कुछ डिसीजन होते हैं उनके सामने हाँ करना पड़ता था, और इस प्रकार बहुत सारे समय ऐसे आए कि उनको भारतीय एकता और लोकतंत्रता का समर्थन करना पड़ा था। लेकिन उसकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। अब देखिए उनकी जो नीतिमत्ता थी शासन राजकीय फूट डालने की या सामाजिक फूट डालने की, वह कभी कभी अपनी नीतियों को हासिल करने के लिए वह इस प्रकार के स्वीकृति कर देते थे। अगस्त 1940 ईस्वी सन में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जन जीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। अब देखो वो बहुत सारे लोग विरोधक थे कांग्रेस के, उनके विचारों के, उनके सिद्धांतों के, तो ऐसे समय में ब्रिटिश सरकार उनकी नीतियों का उनके अधिकारों का इस्तेमाल करके इस प्रकार से बहुत सारे निर्णय ले लेते थे, और उस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कांग्रेस को मजबूर होकर ऐसा निर्णय घोषित करना पड़ा था कि जनजीवन के संघर्ष और फूट प्रत्यक्ष रूप से उकसाने में ब्रिटिश सरकार काम कर रही है। ब्रिटिश सरकार ने जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमसे यह कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े। अब देखो उस समय जो ब्रिटिश सरकार के पक्ष में लोग थे वह कांग्रेस को आकर खुल्लम खुल्ला बहुत सारे आरोप करने लगे थे कि भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, यह फिर भी भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। अब उनको पता था कि अगर वह किसकी बोली बोलते थे, ब्रिटिश सरकार की। हम सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा हल न ढूंढ सके जो सब पार्टियों को मंजूर हो। अब बहुत सारे विरोधक थे, वह कभी भी नहीं चाहते कि सांप्रदायिकता की समस्या निकल चले और भारत एक लोकतंत्र की तरह शासन कर सके। यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय है। इनमें से कुछ यहाँ की जमीन की उपज है और कुछ को जन्म लेकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया है। अब देखिए बहुत सारी विरोधक आए थे जो भारत के ही जमीन पर थे और कुछ को जन्म किसने दिया था, जो अंग्रेजों ने पोषण किया था। अर्थात बहुत सारे हमारे भारत के ही विरोधक थे जो इन सारी राष्ट्रीय एकता या लोकतांत्रिक शासन के विरुद्ध थे, और बहुत सारे लोग कौन थे जो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए पदों से खुश थे, उनके हित के बारे में ही अपना हित समझते थे। तो ऐसे लोगों ने उनका विरोध करना आरंभ कर दिया था। संख्या की दृष्टि से वे भले ही कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद थी। अब देखिए विरोधक के रूप में उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनकी सबसे मजबूत ताकत क्या थी कि ब्रिटिश सरकार उनकी मदद उनको थी। बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। अब देखो इसमें क्या हो गया, एक अलग से मुस्लिम लीग निर्मित कर दी गई और उसमें फिर सांप्रदायिक संगठनों को जो कांग्रेस का मूल तत्व था उसके विरोध करना आरंभ कर दिया। उसमें मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था जिनकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत में 2 राष्ट्र है, हिंदू और मुसलमान। अब देखो ब्रिटिश सरकार की यह नीतिमत्ता थी कि भारत में भले ही अब उनके ये एकता के बलबूते पर वह बहुत सारा उनका विरोध कम हो रहा था, लेकिन वह नीतियों के कारण वो भारत में फूट पाड़ना चाहते थे, और इस प्रकार उन्होंने कहा था कि भारत के 2 राष्ट्र है, एक हिंदू लोगों का और एक मुसलमान लोगों का। 2 ही क्यों मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत सारे राष्ट्र है। यहाँ तो लेखक क्या कहते हैं कि मिस्टर जिन तो कह रहे हैं कि भारत में 2 राष्ट्र है, लेकिन लेखक का मानना है तो इस बलबूते पर हम कह सकते हैं कि भारत तो बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत सारे राष्ट्र है, क्योंकि भारत में सिर्फ 2 ही धर्म या 2 ही संप्रदाय नहीं है, इसमें तो अनगिनत कह सकते हैं हम, अनगिनत धर्म और अनगिनत संप्रदाय है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उसमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। अब देखिए लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम ऐसा कहें तो आज ही नहीं या उस समय ही नहीं बहुराष्ट्रीय के रूप में, वो तो हमारा इतिहास गवाह है कि अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग भारत में रहते आए, तो इस हिसाब से भारत एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में है और उसकी राष्ट्रीय चेतना, यह विकास धीरे धीरे आगे और भी बढ़ती गई है।
मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उसमें अब देखिए अंग्रेजों की ब्रिटिश सरकार की नीति के अनुसार उस समय इस प्रकार की समस्या निर्माण हुई कि भारत को स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन उसमें क्या हो गया, भारत का दो देशों में विभाजन हो गया, एक भारत और एक पाकिस्तान। तो इस प्रकार मिस्टर जिन्ना के राष्ट्र के सिद्धांत के अनुसार पाकिस्तान और भारत का विभाजन तो हो गया, लेकिन लेखक कहते हैं कि दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ क्योंकि वे तो पूरे देश में थे। अब भले ही भारत की भूमि दो राष्ट्रों में बढ़ गई, लेकिन वे तो पूरे देश में थे, लेकिन मुस्लिम और हिंदू को कभी भी कोई दिल से अलग नहीं कर पाए। आज भारत का ही हम लेखक कहते कि भले ही भारत की भूमि का बंटवारा हुआ है, लेकिन भारत में रहने वाले चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो या हिंदू धर्म के, उनको वह अलग नहीं कर पाए। भले ब्रिटिश सरकार ने बहुत नीतियां कुरीतियां की, उन्होंने देश को अलग कर दिया, लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के मनों को उनको अलग नहीं कर पाए। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। आकांक्षा इच्छा, अनुयायी शिष्य, बहुसंख्यक संख्या में अधिक, अल्पसंख्यक संख्या में कम, संकीर्ण सीमित, विविधता भिन्नता, बहुराष्ट्रीय बहुत से राष्ट्रों का समूह। तो बच्चों इस प्रकार यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।